स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उसके बाद जो सिख विरोधी दंगे भड़के थे पूरा भारत ने देखा। लेकिन उससे पहले 1984 में ही कश्मीर में भी कुछ ऐसी चीजें हुई थीं जिसकी आज बात करनी बहुत जरूरी है। आपने थंबनेल देखा होगा, आपने मेरे पीछे देखा होगा संवैधानिक कैनवास की बात। तो मैं क्यों 1984 की बात कर रहा हूं? वो यूं कि हाल ही में भारत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और बड़े अलहदा से नए रिजल्ट मिले। बंगाल में पहली बार भाजपा शासन में आई, केरल में कांग्रेस शासन पे आते दिख रही है। तमिलनाडु में वर्षों से चल रही जो द्राविडियन राजनीति थी वो अब खत्म होते दिख रही है, एटलीस्ट सत्ता के स्तर पे। क्यों? क्योंकि जो एक्टर विजय हैं, उनकी जो पार्टी है यानी कि टीवी के, वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी है। तो दिक्कत कहां पे है? दिक्कत यहां पे है कि जो तमिलनाडु के राज्यपाल साहब थे, उन्होंने एक्टर विजय का सरकार फॉर्म करने का जो निर्णय था वो कई बार ठुकराया। कुल मिला के बात यह कि जो फ्लोर टेस्ट करने की बात होती है वो फ्लोर टेस्ट के लिए अग्री ही नहीं कर रहे थे। फाइनली अग्री किया उन्होंने। ये जो डिले था, इस पे बहुत बातें हुई, संवैधानिक स्तर पे और अन्य स्तरों पे भी। आज हम इसी पे बात करेंगे कि दिक्कत कहां पे है और कश्मीर में क्या हुआ था। क्या ये भाजपा के शासन में जो लोग कह रहे हैं विरोधी ही हुआ है या पहले भी होता रहा है? इसका मतलब कि पार्टीज जो है उनका एक टूल रहा है। हम विस्तार से बात करेंगे इस पे, और संविधान क्या कहता है, चीजें कहां पे ट्विस्ट होती हैं, क्या सुधार चाहिए, सब पे बात करेंगे, है ना। चलिए, तो विरासत और जो टकराव की बात है, हम इस पे थोड़ा सा बात करते हुए देखेंगे कि किस डायरेक्शन में आगे जाता है। ये PDF मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम पे, यानी कि टारगेट UPSC बाय विकास सिंह पे। इन केस अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इट्स विकास लाइव पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। UPSC का डिस्कशन, ऑप्शनल का डिस्कशन सब यहीं पे होगा, यहीं पे बातें मुलाकातें सब होंगी आपकी, ठीक है। चलिए, अब है क्या कि जो एक्टर विजय हैं, थलपति विजय, उनकी जो पार्टी है टीवी के, उसने 233 में से लगभग 108 के आसपास सीटें जीती। यूं तो 234 के हिसाब से उन्हें लगभग 118 के आसपास चाहिए था, पर ऐसा लग रहा है कि वो जोड़ कांग्रेस के साथ आके, तमाम लोगों के साथ में आके वो अपनी सत्ता साबित कर लेंगे, ठीक है। 59 साल पुराना जो द्रविड़ एकाधिकार था वो टूटा वहां पे, और लगभग 85% मतदान हुआ था, जो ये बता रहा है कि तमिलनाडु जो है, वहां की जो युवा है, यहाँ वहां के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी वॉइस को एक नया सुर दिया है। अब हुआ क्या, दिक्कत कहां पे आई? जो गवर्नर थे, तमिलनाडु के गवर्नर यानी कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर साहब, उन्होंने सरकार के गठन को निमंत्रण में देरी दी, है ना। वो बार बार रुक रहे थे इस पे। जो दूसरे पराजित दल थे यानी कि DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और AIADMK, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इनके बीच कोलिशन की बात चली थी, जो कि वैसे संभव लग नहीं रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के इशारे पे ये राज्यपाल काम कर रहे हैं ना, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वर्तमान सरकार ही करा रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हम बात करेंगे कि ऐसा पहले हुआ या नहीं हुआ, है ना। अब है क्या कि 1984 में ऐसा हो चुका है, ठीक है, जब गुले कर्फ्यू की बात हुई थी और वहां पे भी संघीय ढांचे पर प्रहार हुआ था। हम इस पर विस्तार से आएंगे, क्या हुआ था, क्या दिक्कतें थी कश्मीर में। अब ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु में भी कुछ वैसा ही हो रहा है 2026 में। तो लोग कह रहे हैं कि भाई 1984 से अब लगभग 42 वर्ष हो चुके हैं, माफ कीजिएगा, 42 वर्ष बाद भी अभी भी इसी प्रकार की चीजें क्यों हो रही हैं जो 84 में हो रही थी। 42 वर्ष किसी लोकतंत्र के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद भी चीजें इस प्रकार से हो रही हैं, ठीक है। अब है था क्या, देखिए, अगर हम बात करें तो एक आरोप लगता है भारत में जो संसदीय प्रणाली है और भारत में जो संवैधानिक प्रणाली है, कि हमने क्या किया, जो अंग्रेज छोड़ गए, जो जूठन छोड़ गए, हम उसको खा रहे हैं ना। कॉलोनियल लेफ्ट ओवर जो है, हम उसको ही यूज कर रहे हैं, हम अपने इनोवेशंस की तरफ नहीं जा रहे हैं ना। भारतीय प्रांतों पर नियंत्रण बनाए रखना वो भी चाहते थे। मैंने बताया था कि किस प्रकार से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो वाइस राय था उसको कंट्रोल लगता था और वो बाकी लोगों को कंट्रोल लगता था। आपको पता है कि रेसिड्यू पावर हो या जो मजबूत चीजें हो वो स्टेट में गवर्नर के पास ही रहती थी। वही चीज ये करना चाह रहे हैं यहाँ पे। संविधान सभा में डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाए रखेगा, लेकिन क्या ये संतुलन बन रहा है या संतुलन एक तरफ झुक रहा है, खासकर केंद्र की तरफ में, ठीक है। तो वास्तविकता क्या है कि व्यवहार में राज्यपाल अक्सर केंद्र के एजेंट के रूप में ही काम कर रहे हैं। अक्सर क्या, लगभग हर केसेस में ये अब देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि दे आर वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
उसके रूप में काम कर रहे हैं ना। चलिए, अगर हम संविधान में राज्यपाल की स्थिति देखें तो विभिन्न अनुच्छेदों को मैंने अपने क्लासेस में बताया है, पर फिर भी बताता हूं। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 कहता है राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 156 कहता है कि कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, है ना। अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा, जो बुलाएगा फ्लोर टेस्ट, फिर बाकी जो सबसे बड़ा सत्ता वाला दल रहेगा, जो सबसे बड़ा विधायकों का दल रहेगा, उसको फिर मुख्यमंत्री के तौर पे। और संवैधानिक तंत्र की विफलता पे जो राष्ट्रपति शासन, ये तो 365 में भी हम राष्ट्रपति शासन देखते हैं, लेकिन उसका कारण और है संवैधानिक तंत्र की विफलता पे, जिसे प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, वो 356 पे है। तो राज्यपाल के पास ये शक्तियां, ये पावर, ये डिस्क्रिशन है जिसकी हमने यहाँ पे बात की। कुछ और भी डिस्क्रिशन है जो अभी बात करने लायक नहीं। अब है क्या कि केंद्र सरकार या राष्ट्रपति की इच्छा, जो अनुच्छेद 156 की बात करते हैं, उसमें कई बार लगता है कि राज्यपाल एक पेंडुलम की तरह है जो डोलता रहता है और केंद्र जैसा चाहती है वैसा ही करता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है और बर्खास्तगी पूरी तरीके से किसके हाथ में है? केंद्र के हाथ में है। पूरी तरीके से उनको कैसे चुना जाएगा, हटाया जाएगा, सब केंद्र के हाथ में, ठीक है। अच्छा, केंद्र की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए दबाव होता है, क्योंकि स्वतंत्रता रही नहीं गई। जब आप किसी के सेम गोज विद, जब हम बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की, यानी जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनकी बात करते हैं, वहां पर भी यही चीजें हुई कि केंद्र के हाथ में चली गई चीजें। अब क्या है कि बिना किसी जवाबदेही के वो काम कर रहे हैं, वो जिनके लिए जवाबदेह है, यानी कि केंद्र के लिए, उनके लिए वो काम कर रहे हैं। बाकी राज्य के लिए शायद उतने जवाबदेह नहीं दिख रहे। ये बात पहले भी थी और अभी भी चल रही है ना। अब है क्या कि कुछ विवेकाधीन अधिकार है, उनको अगर देखा जाए तो क्या है कि हंग असेंबली में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उनके हाथ में है। अनुच्छेद 356 की रिपोर्ट भेजना उनके हाथ में है। लेकिन इसका दुरुपयोग क्या होता है? कई बार बहुमत होने पे भी सरकार को नहीं बुलाते हैं, जैसे तमिलनाडु में 2026 में हुआ, कश्मीर में 1984 में हुआ था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। राज्य सरकार के बिल्स को सालों तक ये रोक देते हैं, वर्षों तक रोक देते हैं। और विश्वविद्यालयों पे जो चांसलर बन के नियंत्रण करते हैं, शिक्षा पे, छात्रों पे, विचारधारा के रूप में, ये भी कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल पॉइंट बन के उभरता है, जहां पे हमें लगता है कि दुरुपयोग होते दिखता है, ठीक है। अब हुआ क्या था? अब देखिए, 1983 में जो फारूक अब्दुल्ला साहब थे, यानी कि जो उमर अब्दुल्ला जी के पिताजी हैं, वो बहुत ही पारदर्शी रूप से चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बने थे, यानी कि वो प्रॉपर मुख्यमंत्री बनने चाह रहे थे। लेकिन इंदिरा गांधी जो थी वो क्या चाहती थी कि मुख्यमंत्री ना बने, ठीक है। तो उस समय जो गवर्नर थे बीके नेहरू, उन्होंने कहा कि हम फारूक अब्दुल्ला को नहीं हटाएंगे, वो मुख्यमंत्री बनने चाहिए, ठीक है। अप्रैल 1984 में बीके नेहरू को हटा के जगमोहन जी को नया गवर्नर बना दिया गया। अब जगमोहन जी उनके आदेश पे काम करने लगे, ठीक है। जगमोहन ने 13 एमएलए को तोड़ा और जीएम शाह को सीएम बनाया। फ्लोर टेस्ट का मौका ही नहीं दिया अब्दुल्ला साहब को। और हुआ क्या कि 1984 से लेकर 86 तक कश्मीर में जो हालात थे, है ना, राष्ट्रपति शासन जैसे, कर्फ्यू जैसे, जो जनता ने वोट किसी और को दिया था, सरकार कोई और चला रहा है, इसको लेके वहां पे स्थिति बड़ी खराब थी। और ऐसा लग रहा था एक बारगी कि अब तमिलनाडु में स्थिति वैसी ना आए। हालांकि इस समय अगर देखा जाए तो फ्लोर टेस्ट की तैयारी हो रही होगी, और वो ऐसा लोगों का मानना है कि शायद फ्लोर टेस्ट वो पास कर ले। तो पहले भी ऐसा हुआ है ना। अगर एक तरफ देखें तो एक दृष्टिकोण कहता है ग्रेशियस एंड वाइस, यानी कि संवैधानिक नैतिकता को सर्वोच्च मानना। दूसरा क्या कहता है? पॉलिटिकल, ठीक है, फैक्टोटम, यानी कि आप संवैधानिक नैतिकता की बात करते हैं, पर जो राज्यपाल है वो तो फिर क्या रह गया? वो मात्र एक कठपुतली रह गया, राजनीतिक कठपुतली, क्योंकि वो किस प्रकार से फॉलो कर सकता है? उसके दोनों कान केंद्र सरकार के हाथ में है। आप एक समय पे संविधान की बात करते हुए दूसरे समय में संविधान के जो लूप होल्स उस पर काम नहीं कर रहे हैं। शायद लूप होल्स पे काम किया जाए तब संवैधानिक नैतिकता सामने भी आएगी। और ये कई बार देखने को मिला है, पहली बार ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की चीजें देखने में आई। तो होता क्या है कि कई बार लोग असंवैधानिक राजनीतिक आदेशों को मानने से स्पष्ट इनकार कर देते हैं, लेकिन केंद्र के एजेंडे को लागू करते हैं, फ्लोर टेस्ट के बिना सरकार गिरा देते हैं। यह भी देखने को मिला है। ये राज्यपाल के स्तर पे तो बहुत ही कम देखने को मिला है, ये नहीं देखने को मिला है, ये बहुत देखने को मिल रहा है। यही चिंता का विषय है जिस पे हमारा ये वीडियो है ना। अब है क्या, अगर हम दुरुपयोग के तंत्र को देखें कि किस प्रकार से चीजें इस्तेमाल होती हैं, तो एक तो प्रसाद से रात मैंने बताया कि प्लेजर डॉक्ट्रिन की राज्यपाल के आधार पर राज्यपाल जिसको चाहे बुलाए, वैसी वाली बात। नियुक्ति में राज्य से परामर्श ये लेते नहीं हैं, और पोस्ट रिटायरमेंट जो उनका होता है कि उनको आराम का पद मिले, दिक्कत ना हो, जेल ना भेज दिया जाए, है ना, है ना, सीबीआई वगैरह ना लग जाए। ये राजनीतिक कारण क्या है कि विपक्षी सरकारों को कई बार ऐसा होता है, पहले भी देखा गया, डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करते हैं और सरकार बनाने में देरी कर गठजोड़ का जो
समय है कि बाकी अब मान लीजिए कि जो आज होना है वो 10 दिन बाद होगा, तो हो सकता है 10 दिन बाद में पीछे बैकएंड पे कोई गठजोड़ हो जाए विपक्षी पार्टियों का, वो सरकार बना ले, है ना। और कहीं ना कहीं कई बार बिल्स को इस बाबत भी रोकना कि अगर बिल्स पास हो जाएंगे तो सरकार फेमस हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इसको रोका जाए केंद्र के रूप में, है ना। तो अब है क्या कि सुधारने के प्रयास क्या क्या हुए। आप सबको पता है द फेमस एसआर मुंबई केस, उसमें कहा गया कि फ्लोर टेस्ट तो जरूरी है, फ्लोर टेस्ट तो आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 356 लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, इसी बाबत अब फ्लोर टेस्ट की बात की गई है ना। सरकारी कमीशन ने भी कहा था कि नियुक्ति से पहले सीएम से परामर्श होना जरूरी है, गैर राजनीतिक व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए, पर यह दरअसल हो नहीं पा रहा है। हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं राजनीति करके अब थोड़ा थक चुका है, उसको थमा दिया जाता है कि तुम राज्यपाल बन जाओ, हर सरकार में होता है। और पुच्ची कमीशन ने क्या कहा था कि गवर्नर को लोकलाइज्ड किया जाए, है ना, और यूनिवर्सिटी चांसलर पद से हटाया जाए, ठीक है। यूनिवर्सिटी चांसलर पद से हटाने का मतलब यह है कि कई बार विचारधारा जो यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्रों तक न थोपी जाए या दुनिया तक या समाज तक न थोपी जाए, इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब हम बात करें तो कुछ लोग तो कहते हैं कि हमने औपनिवेशीकरण किया, यानी कि जो औपनिवेशिक सोच थी, जो मेंटेलिटी थी, उससे दूर जाने का प्रयास किया, लेकिन यह भ्रम ज्यादा लगता है। नए संसद भवन की बात की जाए तो राजपथ का कर्तव्य पथ नामकरण हो गया, है ना। इसके अलावा देखा जाए तो अगर स्ट्रक्चरल रियलिटी की बात की जाए तो अंदर से भी वही चल रहा है, चीजें तो वही चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का तरीका वो तो सेम ही चल रहा है। अब है क्या कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इस पद का दुरुपयोग किया, एक ने 1984 में, अगले ने 2026 में। उदाहरण आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी बात है जिसको कहीं ना कहीं समझना जरूरी है, डेप्थ समझनी जरूरी है, और इसके उदाहरण पहले भी हमें देख चुके हैं, है ना। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको मैंने हेडिंग्स के रूप में लिख दिया, जो हर पीडीएफ में मैं परिभाषा को जोड़ता हूं, आप यहां से देख लीजिएगा। अब है क्या कि क्या हो सकते हैं सुधार। पहली बात तो कि आप चीफ मिनिस्टर से परामर्श लीजिए, है ना, उसको मतलब जरूरी कर दिया जाए चीफ मिनिस्टर से परामर्श लेना। अगला क्या है, सरकार बनाने के निमंत्रण 24 से 48 घंटे के अंदर और समय के साथ ही, मतलब जब जरूरी हो जाए तो तुरंत बिल को पास भी करा दिया जाए, बहुत लंबा अन्यथा न रोका जाए, ठीक है। दीर्घकालिक स्तर पर राज्यसभा इस बात को देखे कि एक ऐसा व्यक्ति जो निरपेक्ष रूप में राज्यपाल के रूप में काम कर सके, उसको लगाया जाए। फिक्स टर्म हटाने के लिए इंपीचमेंट जैसी प्रक्रिया हो, और विशेषाधिकार समाप्त कर चांसलर पद से नियुक्ति की बात हो लॉन्ग टर्म पे, ताकि इन्फ्लुएंस ना हो पाए। इस प्रकार की चीजों को रोकने का प्रयास अगर करने का सरकार करेगी तो शायद चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है कि देखिए यार, राजनीति का खेल बड़ा अजीब सा कटु सा हो जाता है। कई बार हर चीज पॉलिटिक्स के ही नजर से देखी जाने लगती है, जो कि कायदे में नहीं देखी जानी चाहिए, ठीक है। बाकी इस विषय पे जो हमारा यूथ है, जो युवा है, यानी कि आपका क्या कहना है, आप बताइएगा। आपको क्या लगा कि कहीं पर राजनीति लगी? अगर आपको लगता है कि एक ही पक्ष कर रहा है तो दूसरे पक्ष का उदाहरण भी मैंने बताया। क्या लगता है किस प्रकार से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी स्टडी IQ में 50% ऑफ चल रहा है, डबल वैलिडिटी भी चल रही है। तो अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 1000+ घंटे की लाइव कक्षाएं हैं, अनलिमिटेड आवर्स रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, 1-to-1 मेंटरशिप है, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, स्टडी IQ रह के पढ़ाता है आपको दिल्ली में, और 100% अगर आपका फीस वापस हो जाएगी अगर आपका प्री निकल जाता है। और साथ में अगर इसके साथ में जोड़ना चाहूं तो 18 किताबों का सेट मिलता है ना, एक्सेप्शनल फैकल्टीज मिलते हैं, और अगर आप मेरा कोड यानी कि विकास लाइव का प्रयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा हमारे सभी कोर्सेज में, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। सेम गोज विद हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य में जो मेरा कोड है विकास लाइव का प्रयोग कीजिए। ध्यान रखिएगा मैं ही पढ़ाता हूं। 18 मई से नया बैच शुरू हो रहा है, और 15 मई को सेल खत्म हो रहा है, 18 मई को बैच में एडमिशन शुरू हो रहा है। तो कोशिश कीजिए कि समय के साथ आप जुड़ जाइए। 50% का आपको ऑफ मिलेगा, डबल वैलिडिटी मिलेगी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो। बाकी इस विषय पे अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। PDF आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम पे, नहीं कि टारगेट UPSC बाय विकास सिंह पे। यहाँ पे आइए, जुड़िए, बातें कीजिए, डिस्कशन कीजिए, ऑप्शन को लेके, GS को लेके, मेंटोरिंग को लेके, जो भी आपको करना है यहाँ पे आइए। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, है ना। चलिए, इस विषय पे आपकी राय का इंतजार रहेगा। कुछ कमेंट्स जो मुझे अच्छे लगेंगे मैं रिप्लाई भी करूंगा, बातें भी की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।